चलिए, आप सभी लोगों का एसटीसी परिवार में स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, ये मेंस का टॉपिक है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अंतर्गत अभी सबसे टफ वाला टॉपिक माना जाता है इसमें। अभी तक का जो पढ़ा है हमने उसमें सबसे टफ, लेकिन इसी टफ टॉपिक को सबसे आसान करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रवृत्ति रही है कि टफ टॉपिक को ही पकड़े और टफ टॉपिक को ऐसी सिंपल लैंग्वेज के माध्यम से समझे जिससे कि वही टॉपिक आपका सबसे सिंपल बन जाए, ठीक है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, और सिद्धांत एक छोटी सी बेसिकली मतलब एक रूपरेखा या पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि आखिर ये लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या मतलब, इसका है क्या मतलब, ये आगे सिद्धांत आया इसमें ऐड किया गया है। तो सिद्धांत हम वैसे तो पढ़ेंगे, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि शास्त्र सिद्धांत क्या है, व्यवस्था सिद्धांत क्या है, नौकरशाही सिद्धांत क्या है, मानव संबंध सिद्धांत क्या है, और आखिर वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत तो पढ़ेंगे ही सही, लेकिन आगे लोक प्रशासन सिद्धांत क्या बतलाता है। तो देखिएगा, कोई भी सिद्धांत बनता है, जैसे कि आपके घर में भी कोई नियम कानून बनते होंगे, वो नियम कानून ऐसे ही नहीं बन जाते। नियम कानून बनने के लिए किसी विचारधारा का होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर है? तो कोई भी सिद्धांत अगर बनता है तो उसमें विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। क्लियर है? ये सबसे पहला भूमिका के तौर पर यदि आपका लोक प्रशासन के से संबंधित कोई सिद्धांत पूछा जाता है, तो चाहे कोई सा भी सिद्धांत पूछा जाए, इसमें आपको स्टार्टिंग में जो बातें लिखी हुई है ये भूमिका के तौर पर आप लिख सकते हैं। इसको मेंशन करके एक प्रकार से आपको शुरुआत करने का मिल जाएगा, किस प्रकार से शुरुआत की जानी चाहिए। क्लियर है? तो जैसे लिखा है कि सिद्धांतों की व्याख्या विचारधाराओं की अभिव्यक्ति होती है। कैसे लिखेंगे आप कि लोक प्रशासन में जो सिद्धांत है और किन्हीं भी सिद्धांतों की व्याख्या अगर की जानी चाहिए तो उसमें विचारधाराओं की अभिव्यक्ति होगी। हमारी कैसी क्या विचारधारा है उसमें समावेश रहेगा। अभिव्यक्ति मतलब आपकी क्या, आप क्या सोचते हैं किसी सिद्धांत के प्रति, तो वो आपकी विचारधारा, और विचारधारा की अभिव्यक्ति वही सिद्धांत की व्याख्या करता है। अब जैसे कि सिद्धांत की व्याख्या करने के बारे में अगर देखा जाए तो सिद्धांतों की का जो संबंध होता है और संगठन की रचना पर, संगठन का कैसा क्या स्वरूप है, और संगठन के कार्य पर, और ये दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं, कर्मचारी या अधिकारियों के द्वारा इनका संपादन किया जाता है। क्लियर? तो सिद्धांतों के अनुरूप संगठन की रचना होती है, कार्यों का निर्धारण होता है, और इन्हें करने के लिए प्रशासनिक ढांचा होता है जो कर्मचारी और अधिकारी के रूप में उस कार्य को संपादित करते हैं। तो ये एक प्रकार से भूमिका हो सकती है हमारी कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले आखिर किसी भी प्रश्न की हमें शुरुआत करना हो तो किस रूप में शुरुआत करना चाहिए। क्लियर है? अब यहीं पर हम बात करेंगे आज, जैसे कि इस वीडियो को, ये वाला टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक माना जाता है इसे, लोक प्रशासन का सिद्धांत। तो इस टॉपिक को हम 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है, 3 भाग में। वैसे इतना ही, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है यही इसका सिलेबस है, यही चीजें हमें पढ़ना है। जैसे कि शास्त्र सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। और इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो भी नाम लिखे हुए आप देख पा रहे, सियोल, गुलिक और रिक, ये तीनों व्यक्ति शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। उसी प्रकार बर्नार्ड बर्नार्ड व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक रहे हैं, वेबर रहे आपके नौकरशाही के, और एल्टन मेयो रहे मानव संबंध सिद्धांत के आधार पर। सभी सिद्धांत को हम जानेंगे कि आखिर सिद्धांत क्या बतलाता है। सिद्धांत का मतलब ये है कि ये अपनी विचारधारा रखेंगे, शास्त्रीय मतलब परंपरागत तरीके से अपने सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, व्यवस्था के माध्यम से अपने सिद्धांत की, और नौकरशाही का कैसा स्वरूप होना चाहिए, कैसा ढांचा होना चाहिए, उस आधार पर अगर लोक प्रशासन की व्याख्या करेंगे या सिद्धांतों का अपने विचारधारा की अभिव्यक्ति करेंगे तो उसे नौकरशाही सिद्धांत कहेंगे। तो आज हम केंद्रित करेंगे कहां पर, शास्त्रीय सिद्धांत। समय बचा तो हम व्यवस्था सिद्धांत को भी आज ही पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तो इसको एक सेपरेट क्लास में रखेंगे, और सेकंड क्लास में हम नौकरशाही सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम शास्त्रीय सिद्धांत और व्यवस्था सिद्धांत पर मेन फोकस करेंगे। कोशिश तो रहेगी यहाँ तक पहुंच ही जाए हम। अगर बाई द वे नहीं पहुंच पाए तो कल की क्लास में व्यवस्था सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत और मानव संबंधित छोटे छोटे सिद्धांत है तीनों, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट वीडियो हमारा रहेगा जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से संबंधित होगा। अब आप सोच रहे हैं इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सीधा ये 11 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ बातें आपको यहाँ से निकालना है, कुछ बातें यहाँ से निकालना है, और सभी सिद्धांतों की कुछ कुछ 2-2 3-3 लाइनें निकालकर आपको पूरा 11 मार्क का क्वेश्चन तैयार करना है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत। शास्त्रीय सिद्धांत, इस शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक देखा जाए, शास्त्रीय सिद्धांत
शास्त्रीय सिद्धांत के 3 समर्थक रहे हैं। 3 समर्थक कौन कौन से? आपके सबसे पहले बात किया जाए तो फियोन करके व्यक्ति रहे, फियोल, गुलिक और उर्विक। फियोल, गुलिक और उर्विक, इनमें से एक नाम आपने पहले सुना। अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे थे तो एक व्यक्ति के बारे में पहले से पढ़ रहे थे, ठीक है। वो व्यक्ति कौन है आपका, वो आपको अभी पता चल जाए, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम एक शब्द लिखेंगे और आपको बतला देंगे कि आखिर ये शब्द क्या कहला, कहाँ पर हमने इसका अध्ययन किया है। उस रूपरेखा का अध्ययन आप समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन तीनों व्यक्ति के बारे में आने से पहले हम शास्त्रीय सिद्धांत की कुछ आधारभूत संकल्पना जान लेते हैं, क्या कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत को यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, या फिर कहें कि ये परंपरागत विचारधाराओं पर केंद्रित रहता है। अगर शास्त्रीय सिद्धांत सबसे पुरानी विचारधारा मानी जाती है, कि सबसे पुरानी विचारधारा या सबसे पुरानी विचारधारा की अभिव्यक्ति को शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ये प्राचीन पारंपरिक विचारधारा, पारंपरिक विचारधारा की अभिव्यक्ति, पारंपरिक विचारधारा की अभिव्यक्ति के बारे में बात करता है आपका शास्त्रीय सिद्धांत। इसलिए इस शास्त्रीय सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, या यांत्रिक दृष्टिकोण होता है इसमें, ये भी आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका यांत्रिक सिद्धांत जो होता है, ये किस चीजों पर बल देता है। ये कार्य कैसा होना चाहिए, कार्य की मतलब कार्य करने का परफॉर्मेंस मतलब कार्य निष्पादन कैसा होना चाहिए। तो आपका ये शास्त्रीय सिद्धांत यहाँ पे लिखेंगे हम बात इसकी। ये कार्य निष्पादन पर बल देता है। कार्य निष्पादन मतलब कार्य कितना अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कार्य निष्पादन मतलब वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। और पद सोपान के बारे में बल देता है। पद सोपान मतलब एक हायरार्की होना चाहिए, उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, इसकी एक नियमित श्रृंखला होनी चाहिए, श्रृंखला ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कार्य होना चाहिए तो पद सोपान के रूप होना चाहिए। कार्य का निष्पादन या वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। साथ ही इसमें देखा जाता है दक्षता को। तो इन 3 बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाता है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता आपका शास्त्रीय सिद्धांत से लेकर, तो शास्त्रीय सिद्धांत में भूमिका के तौर पर 3 बातों को कोट करेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे कि शास्त्रीय सिद्धांत पारंपरिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति होता है, जिसके अंतर्गत कार्य निष्पादन, पद सोपान और दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। आपके 3 लाइन आसानी से कंप्लीट हो सकती है। और एक क्वेश्चन अगर डायरेक्ट बनेगा आपको 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपका 3 मार्कर बनता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में अगर 3 मार्कर बनता है, शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, तो ये पारंपरिक विचारधारा से संबंधित है, जिसमें कार्य निष्पादन, पद सोपान, दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। इसके समर्थक ये 3 व्यक्ति रहे। 3 पॉइंट लिखेंगे, आपका 6 मार्कर तैयार हो जाएगा। और यदि तीनों व्यक्ति ने क्या कहा वो बातें भी अगर कोट कर दिया, तो यही क्वेश्चन आपका 5 मार्कर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो ये शब्द का भी प्रयोग करें तो अच्छी बात है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको ध्यान रखना है कि पारंपरिक विचारधारा की अभिव्यक्ति इसमें होती है, साथ में 3 चीजों पर विशेष बल दिया जाता है, कार्य निष्पादन, पद सोपान और दक्षता, ठीक है। नोट डाउन साथ में करते जाइएगा आप लोग। अब एक एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे कि फियोल की क्या विचारधारा है, या फियोल ने किस प्रकार की अभिव्यक्ति की है विचारधारा को लेकर, या फिर हम कहें शास्त्रीय सिद्धांत को लेकर उन्होंने किन बातों को कोट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले फियोल ने अपनी एक पुस्तक की रचना की, या फिर एक रचना की, जिसका नाम है, नहीं इसको रफ करेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कार्य निष्पादन, पद सोपान, दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। इन दोनों व्यक्तियों को अभी रफ करते हैं, फियोल के बारे में चर्चा करते हैं। फियोल की एक रचना रही है जिसे कहा जाता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ये पुस्तक है, ठीक है, किसका बुक है ये, इनका बुक है फियोल का। और इसका प्रतिपादन का वो है, प्रतिपादन इन्होंने किया 1916 में। इसका प्रकाशन आप कह सकते हैं। ऐसे बुक की आपको उल्लेख करना ही पड़ेगा। लोक प्रशासन की खास विशेषता रहेगी, जिन भी व्यक्तियों की बात होगी वो अपनी पुस्तक की चर्चा करेंगे, उस पुस्तक में क्या बातें कही शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में वो हमें लिखना होता है।
ये लिखेंगे तभी मार्किंग आपको कभी नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बस आपको जो पता है कुछ चीजें लिख दिया इधर उधर गोल गोल घुमा के। सबसे पहली बात शायद मैंने पहले भी कहा, इस बार फिर से कहूंगा, आपके सिलेबस में लोक प्रशासन के वह बिंदु शामिल किए जो कि सैद्धांतिक पक्ष से जुड़े हुए हैं। सैद्धांतिक पक्ष से जुड़े होने का मतलब जो लोगों ने यहाँ कहा है वही हमें पढ़ना है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। क्योंकि एक लोक प्रशासन का दूसरा पोर्शन होता है जिसमें व्यवहारिकता ज्यादा दिखाई देती है, वो चीज आपको यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में सैद्धांतिक पक्षों को रखा ही नहीं गया, जबकि एमपीपीएससी में इन्होंने नए सब्जेक्ट को सैद्धांतिक पक्ष के तौर पर लोक प्रशासन को शामिल किया, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग को लगाना है। लेकिन ये है कि रटने जैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसको भी समझकर हम समझेंगे और समझकर उस चीज को याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बुक का ध्यान रखिएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसका मतलब ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन आपका प्रशासन का प्रबंधन करना है, सामान्य प्रशासन का प्रबंधन। बुक का मतलब ही क्या हो गया? तो इसमें क्या बता सकता है? कुछ नहीं पता है, फिर भी बुक का नाम याद रहा तो आप इसका थ्योरी लिख सकते हैं कि फियोल ने एक सामान्य रूप से प्रशासन के प्रबंधन की बात कही है, जिसने अपनी पुस्तक 1916 में प्रकाशित किया है, और पुस्तक का नाम ये है। ऐसे लिख सकते हैं। अब फियोल ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं, या फिर कुछ लगभग उन्होंने 16-17 प्रकार के कुछ तत्व बताए हैं कि प्रशासन में कौन कौन से तत्वों का समावेश होना चाहिए। तो उन तत्वों के बिल्कुल सिंपल तत्व है, आप शब्द लिखने के बाद ही समझ जाएंगे कि यह तत्व क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 16 बताए, 14 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। सैद्धांतिक तत्व लगभग 14 सैद्धांतिक तत्वों का प्रतिपादन किया, या फिर 16 सैद्धांतिक तत्व दिए हैं जो कि शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है, जो लोक प्रशासन को सुदृढ़ करते हैं। पहला तत्व की बात करें तो उसमें कहा गया है कि कार्य विभाजन। क्या कहा पहला तत्व? कार्य विभाजन। अब यहाँ पर कार्य विभाजन का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर जो आपका हेनरी फियोल या फिर फियोल है, वो कार्य विभाजन को लेकर कहते हैं कि कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनकी योग्यता और कार्य कुशलता किस प्रकार की है, उन कार्य कुशलता के आधार पर ही उनको क्या दिया जाना चाहिए? कार्य दिया जाना चाहिए। जो प्रशासक जिस कार्य के लिए निपुण है वही कार्य उनको सौंपा जाए, यही तो हो रहा कार्य का विभाजन। मतलब कार्य ऐसा नहीं कि जिसको उस चीज की योग्यता नहीं है वो कार्य आपने सौंप दिया है। ठीक है, किसी को वित्तीय प्रबंधन का कार्यभार सौंपा है और पता चले उसको वित्त का भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे कार्य उन्हें सौंपे जाने चाहिए जिस कार्य क्षेत्र में उसकी कार्य कुशलता हो, साथ में उस चीज की वो योग्यता रखता हो। तो इन्होंने सैद्धांतिक तत्व के रूप में कार्य विभाजन की बात की है। पहला तत्व क्या दिया इन्होंने? कार्य विभाजन, कि कार्य विभाजन की रूपरेखा होना चाहिए, जो भी व्यक्ति इसकी योग्यता या कार्य कुशलता रखता है उसे वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। क्लियर है? अब दूसरे तत्व के रूप में बात करते हैं अनुशासन। दूसरा तत्व क्या बतलाते हैं? अनुशासन। जो मैं बोल रहा हूँ साथ में अगर लिख पाए तो लिख लीजिएगा की पॉइंट, नहीं तो एक मिनट लीजिएगा। ठीक है, तो
चलिए, आवाज आ रही है? आप लोगों से माफी चाहेंगे, थोड़ा घर से पिताजी का कॉल था तो रिसीव करना बहुत जरूरी था, नहीं तो काफी बार कॉल आ चुका होता। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कार्य विभाजन को समझा हमने कि कार्य विभाजन आखिर क्या होता है। कि कार्य विभाजन के बाद हम अनुशासन वाला बिंदु लिख रहे थे, अनुशासन को समझेंगे कि अनुशासन के माध्यम से आपके फ्यूल्स आप क्या कहना चाह रहे हैं। अनुशासन, तो अनुशासन के बारे में इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अनुशासनात्मक मतलब जो इनको कर्तव्य दिए गए हैं, जो भी प्रशासकों को जो कर्तव्य दिए जाते हैं, उन कर्तव्यों का वो निष्ठा पूर्वक अगर निर्वहन करेंगे तो वो कहेंगे हम अनुशासित हैं। तो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दिए गए कर्तव्य अगर वह सत्यनिष्ठ रूप से उन कर्तव्यों को पूरा करता है, उत्तरदायित्व निभाता है, तो उसे कहेंगे कि अनुशासित है। तो अनुशासित का भी तत्व जमा होना चाहिए लोक प्रशासन में। तो उन्होंने दूसरे बिंदु के रूप में अनुशासन शब्द का प्रयोग किया। अब तीसरे बिंदु के तौर पर उन्होंने कहा आदेश की एकता। आदेश की एकता, आदेश की एकता का मतलब जैसे कि एक साथ यहाँ पर 3 अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी तीनों एक ही स्तर पर है, इनके अधीन कुछ 10-15 लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये इन्होंने आदेश दिया, इसने इसको कुछ और आदेश दिया, इसने इसको कुछ और आदेश दिया और इसने इसको कुछ आदेश दिया। अब ये बेचारा अकेला करेगा क्या? समझ पा रहे हैं? उच्च अधिकारियों के द्वारा यदि किसी कर्मचारी को या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भिन्न भिन्न प्रकार के यदि आदेश दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर कार्य निष्पादन कैसे अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी को यहाँ से हटा दिया जाए, बस एक को ही रखा जाएगा। आदेश देने वाला भी एक व्यक्ति हो और उसके आदेश सुनने वाले चाहे कितने हो, आदेश का तो एक ही प्रारूप होगा। तो यहाँ पे एक आ जा रहा है आदेश की एकता। आदेश अगर उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दे रहा है तो आदेश की एक श्रृंखला होनी चाहिए, एक ही रूप के आदेश दिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदेश आप भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न अधिकारी के द्वारा दिलवा रहे हैं जिससे कि आपका कार्य निष्पादन अच्छा नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि संगठन में एक ही व्यक्ति एक अधिकारी के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि संगठन अगर है तो उसमें अधिकारी एक बनाइए, आप ऐसा नहीं 10-15 अधिकारी बना दीजिए। तो अधिकारी एक होना चाहिए और उस अधिकारी के आधार पर एक ही व्यक्ति उसके सिद्धांतों का किस प्रकार से पालन करेगा उसका प्रारूप ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? अब चौथे बिंदु की हम चर्चा करेंगे। 3 बिंदु हमने देखा है, कार्य विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता। फिर अगला बिंदु आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। चौथा बिंदु अधिकार एवं उत्तरदायित्व। क्लियर है? तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से ये हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने का उत्तरदायित्व अगर सौंपा जाता है, किसी भी व्यक्ति को क्या सौंपा गया है? उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व सौंपा गया तब तक उसको पूरा नहीं करेगा जब तक कि उसको कुछ अधिकार कार्य करने के लिए कुछ अधिकार भी ना दिए गए। तो उत्तरदायित्व देकर अधिकार ना देना, कार्य में निपुणता नहीं आएगी। तो यदि आपने किसी व्यक्ति को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे हो तो उत्तरदायित्व सौंपने के साथ साथ आपको कुछ अधिकार भी सौंपे जाने की आवश्यकता होगी, जिससे कि व्यक्ति क्या होगा, कार्य कुशलता अच्छी करेगा या कार्य में कुशलता क्या होगी, कार्य कुशलता बेहतर होगी। तो कार्य कुशलता बेहतर होना, उत्तरदायित्व के साथ में आपको अधिकार भी दिया जाएगा। दोनों चीजें होना चाहिए, तब जाकर प्रशासन और सुदृढ़ हो सकता है। फिर अगली बात करते हैं, जैसे कि आदेश की एकता तो सेम उसी प्रकार से होती है आपकी निर्देशन की एकता। अब आदेश और निर्देश में अंतर होना चाहिए, एक बाध्यकारी होता है एक बाध्यकारी नहीं होता, पहले भी बताया आपको अंतर। ठीक है, निर्देश की एकता। आदेश और निर्देश, आदेश दिया गया तो ये बाध्यकारी और निर्देश आपका बाध्यकारी है, ये अंतर आप कर सकते हैं, बाकी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो निर्देशन की एकता या आदेश की एकता, जैसा कि हमने आदेश की एकता समझा वैसे ही आपके निर्देश की एकता कि एक व्यक्ति के लिए एक अधिकारी होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का अगर व्यक्ति के लिए कोई अधिकारी एक अधिकारी सिद्धांत का पालन किया जाएगा, एक व्यक्ति एक अधिकारी सिद्धांत का पालन होगा तो वहां पे भी आपके निर्देशन की एकता दिखाई देगी। क्लियर है? एक एक बिंदु ही लिखना इनके बारे में, और ज्यादा या तो चाहे तो बस हेडिंग करके छोड़ देंगे कि इन्होंने 14 तत्वों की बात की है, 14 तत्व लिख कर आ जाए, ये काम हो जाएगा, वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, छठा बिंदु पारिश्रमिकता।
कहीं पर काम करेंगे, वहां पर अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या कार्य करने में मन लगेगा? कार्य करने में मन लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो पारिश्रमिकता भी मिलना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के साथ साथ आपको उसका कुछ भत्ता, मतलब उसका कुछ भुगतान, आपका कार्य के लिए जो आपको भुगतान दिया जाएगा या वहां से जो भुगतान किया जाएगा वो भी सुनिश्चित होना चाहिए। तब कार्य करने में क्या होगा? आपका कार्य करने में निपुणता आएगी, कार्य अच्छे मन से करेंगे आप। ठीक है, कार्य में वो पारदर्शिता होगी। तो पारिश्रमिकता का भी निर्धारण होना चाहिए, ऐसा फ्यूल साहब कह रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे इसमें कौन सा छठा बिंदु हो गया अपना, बाकी नीचे वाला को मैं रफ करता हूँ और बिंदु इसमें नोट करते हैं। सातवें बिंदु के रूप में इन्होंने कहा कि सामुदायिक हित के लिए, अगर देखिएगा कोई भी हम लोग जब भी सेवा में जाएंगे तो सेवा में जाने के बाद हमारे सामने भी दो चुनौती, दोहरी चुनौती होगी। कैसी? एक सामुदायिक हित होगा, सामुदायिक हित वर्सेस व्यक्तिगत हित। तो आप एक प्रशासक हैं तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो उन्होंने यही कहा कि सामुदायिक हित और व्यक्तिगत हित में जब टकराट होती है तो आपको सामुदायिक हित को प्राथमिकता देनी होगी। ये बात किसने कही? सीओ साहब ने। और ये होता भी सही भी है कि आप व्यक्तिगत हित की जगह किसको तरजीह देना चाहिए? सामुदायिक हित को। तो ये बात भी सीधा पॉइंट अंडरस्टूड भी है, कुछ ऐसा पेचीदा बात तो, कुछ ऐसा कठिन शब्द तो लिखा हुआ नहीं है। तो व्यक्तिगत हित से प्राथमिकता आपको किसको देनी है? सामुदायिक हित को। ठीक है, अधिकारी संपर्क श्रृंखला, ये जो 8वां बिंदु है उनका, अधिकारी संपर्क श्रृंखला। अधिकारी संपर्क श्रृंखला मतलब यहाँ पे पद सोपान की बात की जा रही है। मतलब उच्च अधिकारी, उसके अधीन कौन सा अधिकारी, ऐसे इन अधिकारियों की एक हायरार्की होना चाहिए। क्लियर है? तो हायरार्की के माध्यम से अधिकारियों का संपर्क श्रृंखला निर्धारित हो जाती है। क्लियर? दूसरा, इन्होंने केंद्रीकरण की बात की, प्रशासन में केंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण। और 10वें बिंदु के रूप में देखा जाए तो केंद्रीकरण की बात ये बात करते हैं तीसरे बिंदु में, समानता भी स्थापित होना चाहिए कि कार्य करने में लगे सभी कर्मचारियों के साथ एक प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये समानता की बात करते हैं, समानता। और समानता किन के बीच में? कर्मचारियों के मध्य। कर्मचारियों के मध्य मतलब उनके साथ व्यवहार भी आपको एक तटस्थ होकर या समानता के साथ करना चाहिए, किसी के भी साथ भेदभावपूर्ण आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं क्रम व्यवस्था की बात करते हैं कि प्रत्येक वस्तु, जैसे कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, जैसे कि किसी ऑफिस में आप जाते हैं, कौन सा सामान चाहिए आपको, किस क्षेत्र में आप रखे हुए, कौन सी मशीन कहाँ रखी है, कौन से कागजात कहाँ रखे हैं, तो इसके लिए क्रम व्यवस्था होना चाहिए। क्रम व्यवस्था, जो भी वस्तु रखे वो उनके लिए एक नियत स्थान होना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे बात करेंगे हम, ये बात करते हैं कर्मचारियों के कार्यकाल में भी स्थिरता होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जैसे अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको एक जॉब दी जा रही है लेकिन वो असंगठित क्षेत्र की है तो आपको डाउट रहेगा, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। लेकिन यदि आपको ऐसा कह दिया जाए, पहले कमिटमेंट कर दिया जाए तो आपको इतने साल की जॉब करना है, तो आपको एक स्थिरता बन जाएगी, कार्यकाल की स्थिरता मिल जाएगी। तो कार्यकाल की स्थिरता, और हमारे तो होते ही यहाँ पे लास्ट एज निर्धारित की जाती है, जो भी 62 है, 65 है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 65, तो स्टेट गवर्नमेंट में 62। तो रिटायरमेंट एज भी निर्धारित होती है कि इतने साल तक आपको सेवा देनी है। तो कार्यकाल में क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए, कार्यकाल भी स्थिर होना चाहिए कर्मचारी। ठीक है, फिर दो बात और करेंगे हम, 12 पॉइंट हो गए, दो बात और हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा पहल क्षमता और शक्ति की भावना। दो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके? पहल क्षमता, और चौथा बिंदु क्या हो जाएगा आपका? 13वां बिंदु पहल क्षमता, और चौथा बिंदु आखिरी 14वां बिंदु हो जाएगा शक्ति की भावना। ठीक है,
शक्ति की भावना के अनुरूप हम देख लेंगे कि इन्होंने 14 सिद्धांत की बात की गई। शक्ति की भावना का मतलब संगठन की शक्ति, उसकी क्षमता, उसका सहयोग और एक सूत्र में बंधे रहने से उसका तात्पर्य शक्ति की भावना होना चाहिए। सारी चीजें एकजुट होना चाहिए, जिससे कि सभी सूत्र आपस में बंधकर कार्य नहीं करेंगे तो कार्य में निपुणता नहीं आएगी। क्लियर है? तो इन बात का भी ध्यान रखना होगा। पहल क्षमता का मतलब ये हो जाएगा कि पहल क्षमता से तात्पर्य ये होगा कि किसी योजना को सोचना, उसे प्रस्तावित करना और उसके क्रियान्वयन की स्वतंत्रता से। इससे एक बार और सुन लीजिएगा। पहल क्षमता में आप लिखना चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा पहल क्षमता में, कि पहल क्षमता से तात्पर्य किसी योजना को सोचने, पहल क्षमता का तात्पर्य किसी योजना को सोचने, प्रस्तावित करने तथा उसके क्रियान्वयन की स्वतंत्रता से, उसके क्रियान्वयन की स्वतंत्रता से। सर किसी योजना, एक बार और लिखिएगा। पहल क्षमता से तात्पर्य किसी योजना को सोचने, प्रस्तावित करने तथा उसके क्रियान्वयन की स्वतंत्रता से है। ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ लूथर गुलिक की ओर बात करेंगे। आप चाहें तो उसको स्किप करते हैं, जिससे कि लेडांड उर्विक, जो उर्विक की बात की थी, उर्विक के भी कुछ पॉइंट बात कर लेंगे, लेकिन एक बिंदु में मैं समाप्त करूंगा गुलिक के बारे में। तो गुलिक के बारे में हमने एक सेंटेंस पहले पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा और आप समझ जाएंगे और पूर्व के पेज को पलट कर देख लीजिएगा, वही बातें आपको यहाँ पे कोट करनी होगी। जैसे कि एक शब्द सुना था गुलिक के, कर रहे, गुलिक ने एक सिद्धांत दिया था, आपको पता हो, पोस्ट कॉर्ब जैसा। ठीक है, गुलिक के द्वारा, कौन सा? ये लूथर गुलिक, इन्होंने एक पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब एक सिद्धांत दिया था। पी का मतलब क्या बताया था आपने? प्लानिंग। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। एस का मतलब स्टाफिंग। डी का मतलब डायरेक्टिंग और सी का मतलब आपका क्या होता है? डी का मतलब डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, वो दोनों का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। आर का मतलब रिपोर्टिंग, डी का मतलब, ये सारी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस आपको यहीं पे वही कोट करना है कि कैसे होना चाहिए, कोई भी एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए तो उनमें ये शब्द शामिल होना चाहिए। तो यही बात कर रहे हैं शास्त्रीय सिद्धांत या फिर शास्त्रीय यांत्रिक दृष्टिकोण का। क्लियर है? तो आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितना समय बचा है, देखिए 4 मिनट बचा है। मैं आप लास्ट में इसकी चर्चा करूंगा, जो आपका आखिरी है, उसमें आखिरी व्यक्ति के बारे में, उर्विक के बारे में। उर्विक, तो उर्विक ने अपनी क्या क्या बातें कही, मैं पॉइंट लिख दूंगा यहाँ पर। इन्होंने ये बतलाया, सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने भी 8 सैद्धांतिक तत्वों की बात की। कितने? 8 सैद्धांतिक तत्वों की बात की। मैं 8 के नाम लिखूंगा पहले और आप नोट कर लीजिएगा, जो समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछेगा, सीधे शब्द शब्द के अर्थ से समझ जाएंगे। उद्देश्य का सिद्धांत, पहले लिख लेते सारे। उद्देश्य के सिद्धांत, क्योंकि वीडियो 4 मिनट में बंद हो सकता है। के सिद्धांत और नहीं समझ में आए तो अगली वीडियो में जरूर इन चीजों को समझेंगे। उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा हो जाएगा इनका नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत के बाद तीसरा हो जाएगा समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। और चौथा हो जाएगा विचारधारा का सिद्धांत, आप बोल सकते हैं, या निर्धारण का सिद्धांत। विचारधारा निर्धारित करने का सिद्धांत या निर्धारण का सिद्धांत, निर्धारण का सिद्धांत। तो 4 पॉइंट हो गए। एक होता है विशेषीकरण। किसी भी क्षेत्र में अगर योग्यता रखना है तो किसी क्षेत्र की आपको योग्यता है, प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य आवंटित किए जाना चाहिए जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता हो, तो उसे कहा जाता है विशेषीकरण। 5वां बिंदु विशेषीकरण, विशेषीकरण का सिद्धांत। सब में ऐसे लिखना पीछे का सिद्धांत। तो विशेषीकरण का सिद्धांत, विशेषीकरण के सिद्धांत के बाद आप देखेंगे कि पदाधिकारियों में संपर्क का सिद्धांत, मतलब पदाधिकारियों में आपस में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। तो पदाधिकारियों में रिलेशन का सिद्धांत। क्लियर है? और एक हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत, यहीं पे लिख देंगे 6वां बिंदु भी, पदाधिकारियों में संपर्क का सिद्धांत।
ये पदाधिकारियों में संपर्क का सिद्धांत हो जाएगा। और सातवां बिंदु यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सातवां बिंदु के तौर पर हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत और एक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। निरंतरता और आठवां हो जाएगा आपका उत्तरदायित्व। सब एकदम सिंपल शब्द हैं। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इन 8 बिंदुओं की चर्चा करते हुए उन्होंने लोक प्रशासन को सुदृढ़ करने की बात की है, या शास्त्रीय सिद्धांत के माध्यम से लोक प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। क्लियर है? इसमें कोई सा ऐसा शब्द लग रहा है आपको कि जो समझ में नहीं आया तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा। 1 मिनट का समय बचा है, उसके बाद वीडियो ऑफ हो जाएगा। फिर आपको 15 मिनट के बाद सीधा एमपी वाला हिस्ट्री का वीडियो ज्वाइन करना होगा। कोई सा भी वर्ड ऐसा लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें? अगर निर्धारण के सिद्धांत की बात करें, निर्धारण का सिद्धांत ऐसा लग रहा हो तो निर्धारण के सिद्धांत का मतलब ये होगा कि एक कुशल संगठन के लिए यह भी आवश्यक होना चाहिए कि प्रत्येक पदाधिकारियों के अधिकारियों की कर्तव्य और उत्तरदायित्व की स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। क्या कहा यहाँ पर? जो पदाधिकारियों के अधिकार होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं और उनके क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इसका स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है निर्धारण का सिद्धांत। समन्वय तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में। विशेषीकरण। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर विशेषीकरण का? हाँ, विशेषीकरण का मतलब बतलाया था मैंने कि इस सिद्धांत के माध्यम से संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य आवंटित किया जाना चाहिए जिसके लिए उसका शरीर भी साथ देता हो और उसका मन भी साथ देता हो, मतलब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वो क्षमतावान हो। ये विशेषीकरण हो जाता है, ठीक है, जिससे कि अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब ये वीडियो अपन ये रोकेंगे और इसके बाद 15 मिनट के बाद आपको ज्वाइन करना होगा। एमपी का वीडियो, एमपी के लिए हिस्ट्री वाला पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस के लेके आएंगे, फिर लोक प्रशासन के अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।